हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमबीएन साइंस क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं एवं इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु, ये सारी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं होती हैं। मरीचिका किसे कहते हैं? मरीचिका किसे कहते हैं? देखो, गर्मी के दिनों में मरुस्थलीय प्रदेशों में हमें कुछ दूरी पर जल के समान दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में वायु गर्म होके ऊपर उड़ जाती है, धरातल के समीप वायु की कमी हो जाती है, ऊपर वायु का घनत्व बढ़ जाता है। जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाती है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हमें कुछ दूरी पर जल के समान दृश्य दिखाई देते हैं। ये मात्र एक दृष्टि भ्रम होता है, इसे ही मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीरे का चमकना। ये घटना भी प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 एवं क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है कि हीरे के अंदर एक बार प्रकाश की किरण प्रवेश करने के बाद में हीरे की फलकों से प्रकाश किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इसलिए हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी ये घटना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु सर्वे एवं दृश्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के क्वार्ट्ज या कांच से बनाए जाते हैं। प्रकाशिक तंतु में दो सतह होती हैं, एक आंतरिक सतह होती है और एक बाहरी सतह होती है। आंतरिक सतह और बाहरी सतह इस प्रकार से होती हैं। ये आंतरिक सतह है, इसको क्रोड कहते हैं। आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? क्रोड। और बाहरी जो सतह है उसको अधिपटन कहते हैं। अधिपटन। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी आंतरिक सतह का जो अपवर्तनांक होता है वो बाहरी सतह अधिपटन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यानी प्रकाशिक तंतु इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि इनकी जो आंतरिक सतह है उसका अपवर्तनांक बाहर वाली सतह के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यानी क्रोड का अपवर्तनांक अधिपटन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। प्रकाशिक तंतु के अंदर एक बार प्रकाश की किरण यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाए तो इस प्रकाश की किरण का प्रकाशिक तंतु के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसमें प्रकाश की तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन यानी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे और अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जिससे हमें आगे न्यूमेरिकल हल करने में सहायता मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सबसे पहले गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। इनमें से अपन कोई सा भी पृष्ठ ले सकते हैं। हम यहाँ पे गोलीय उत्तल पृष्ठ ले रहे हैं। मान लो कि ये एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है एम डैश, जो विरल माध्यम को संघन माध्यम से पृथक करता है। इधर वाला माध्यम विरल माध्यम ले लेते हैं और इधर संघन माध्यम ले लेते हैं। इधर वाला माध्यम ले लेंगे संघन माध्यम।
माना MM डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो विरल माध्यम को संघन माध्यम से पृथक करता है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये यहाँ पे बिंदु P पे ध्रुव है। ठीक है, यहाँ इसका अपन वक्रता केंद्र ले लेते हैं C। अब विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं, अपवर्तनांक N1, और इधर संघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु O पे कोई बिंदुवत बिंब लेते हैं। बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण अपन यहाँ डाल लेते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर। यहाँ कोई बिंदु लगा देंगे B, और फिर जैसे ही प्रकाश की किरण, अब चूंकि ये माध्यम हमने विरल लिया है, ये संघन लिया है, विरल से संघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो पहले अपन अभिलंब खींच लेते हैं। तो वक्रता केंद्र को गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो पृष्ठ पर अभिलंब होती है। तो ये हमारा BC क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये आपतित किरण हो गई तो ये आपतन कोण हो जाएगा I, और ये अपवर्तित किरण अपन इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा R। अब यहाँ से बिंब से चलने वाली यानी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण तो हमने OB आपतित किरण ले ली और इसको हमने अपवर्तित करवा दिया। एक किरण अपन सीधी ध्रुव पर आपतित करवा देंगे, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलेंगी, यहाँ अपन प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है, तो बिंदु O पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, I बिंदु पर प्राप्त होता है। अब ध्रुव से बिंदु O की जो दूरी है वो बिंब की दूरी है। बिंब की दूरी को अपन U से प्रदर्शित करते हैं। PC है वो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को अपन कैपिटल R से प्रदर्शित कर देंगे, और PI यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गई PI। PI को हम चित्र में V से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना किरण चित्र बनकर तैयार हो जाता है। अब देखो एक बार चित्र के बारे में पुनः। चित्र में MM डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो विरल माध्यम को संघन माध्यम से पृथक करता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 लिया है, संघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 लिया है। ठीक है, और बिंब विरल माध्यम में रखा है, यानी N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बिंब रखा है और उसका प्रतिबिंब N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बनता है। तो प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। बिंदु O पे जो बिंब रखा है, बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण OB का अपवर्तन होने के बाद में ये किरण I पर पहुंचती है, और एक किरण ध्रुव पर जो आपतित हो रही है बिंब से चलने वाली, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I पर मिलती हैं, इसलिए O पे रखी हुई वस्तु का I पर प्रतिबिंब बन जाता है। C यहाँ गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, इसलिए BC को हम अभिलंब कहते हैं। ये बिंब की दूरी हो जाएगी OP, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी PC, और PI हो जाएगी प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी हो गई। ठीक है, अब हम सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए आगे सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ जो है MM डैश, इसमें BP को हमें सीधी एवं सरल रेखा माननी है, और साथ में ये जो कोण हैं, यहाँ अपन कोण अल्फा, यहाँ कोण बीटा और यहाँ कोण गामा लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ I आपतन कोण है और ये R अपवर्तन कोण है। अब सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। पहले हमें ध्यान देना है कि अल्फा बीटा और गामा छोटे कोण हैं, अल्प कोण हैं, और अल्प कोण सन्निकटन से यानी छोटे कोणों के लिए अल्फा बराबर टेन अल्फा होता है, बीटा बराबर टेन बीटा होता है, और गामा बराबर टेन गामा हो जाएगा। बीपी को अपन सरल रेखा यानी सीधी रेखा मानेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज OBP लेते हैं। अब यहाँ पे
समकोण त्रिभुज ओ बी पी में अल्फा बराबर टेन अल्फा, छोटे कोणों के लिए थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो अल्फा बराबर टेन अल्फा लिखेंगे, यानी अल्फा का मान निकालेंगे टेन अल्फा से। अब टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब ये कोण अल्फा है तो इसके सामने बीपी लंब हो गया, यानी बीपी बटा ओपी, बीपी बटा ओपी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लगा लेंगे। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज बीपीसी में बीटा बराबर टेन बीटा लिखेंगे, बीटा बराबर टेन बीटा, और टेन बीटा का मान निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा बीपी और ये आधार हो जाएगा पीसी, यानी बीपी बटा पीसी, समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद में त्रिभुज बीपीआई, समकोण त्रिभुज बीपीआई में, समकोण त्रिभुज बीपीआई में गामा के सामने बीपी है, इसलिए लंब बटा आधार का सूत्र लगा देंगे। तो गामा बराबर टेन गामा बराबर हो जाएगा बीपी बटा पी आई, बीपी बटा पी आई, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम कोण आई और आर के मान निकालेंगे, क्योंकि स्नेल के नियम में आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर ही हमारे उपयोग में आते हैं। तो आई का मान निकालने के लिए ध्यान देना है कि त्रिभुज ओ सी बी का बहिष कोण आई है। त्रिभुज ओ सी बी का बहिष कोण आई है, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसलिए आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, आई बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अब अल्फा और बीटा के मान रख देंगे समीकरण 1 से। अल्फा व बीटा के मान रखने पर, अल्फा और बीटा के मान रखने पर अल्फा की जगह अपन बीपी बटा ओपी लिख देंगे और बीटा की जगह बीपी बटा पीसी लिख देंगे। तो आई बराबर ये आ जाएगा, आई बराबर अल्फा की जगह बीपी बटा ओपी प्लस बीटा की जगह बीपी बटा पीसी, और इसको समीकरण नंबर 4 लगा देंगे। अब पुनः त्रिभुज BCI से, पुनः त्रिभुज BCI से I का बहिष कोण, इस त्रिभुज का बहिष कोण क्या है, इस त्रिभुज BCI का बहिष कोण बीटा है। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर होगा, R प्लस गामा के, R प्लस गामा के, यानी बीटा बराबर R प्लस गामा, बीटा बराबर R प्लस गामा हो जाएगा। यहां से R का मान निकाल लेंगे, या R बराबर निकालेंगे तो बीटा माइनस गामा, R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इसको आगे वाला समीकरण नंबर 5 लगा देंगे। ठीक है, अभी इसमें एक बार मान रख देते हैं। तो बीटा माइनस गामा है, बीटा का मान है
बीटा का मान बीपी बटा पीसी, यानी आर बराबर बीटा का मान लिख देंगे बीपी बटा पीसी, बीपी बटा पीसी माइनस गामा का जो मान है गामा बराबर बीपी बटा पी आई, बीपी बटा पी आई। तो ये बीटा और गामा के मान रख दिए। बीटा की जगह लिखेंगे बीपी बटा पीसी और गामा की जगह बीपी बटा पी आई। मान रखने के बाद में इसको अब हम आगे समीकरण नंबर 5 लगा देंगे। ठीक है, अब हम अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम काम में लेते हैं। ध्यान दें, यहां प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। तो इसके लिए अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से, अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे में n1, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो स्नेल के नियम को लिखेंगे साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे में n1। यहाँ दोबारा ध्यान देना है, जिस प्रकार से अल्फा बीटा और गामा अल्प कोण थे, छोटे कोण थे, उसी प्रकार आई और आर आपतन और अपवर्तन कोण भी छोटे कोण है, और छोटे कोणों के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो इसलिए साइन आई बराबर आई लिख देंगे, साइन आर बराबर आर लिख देंगे, या इसको आगे कर लेंगे अल्प कोण सन्निकटन से, अल्प कोण सन्निकटन से आई बटे में आर बराबर n2 बटे में n1। यहाँ से इसको वज्र गुणा कर लेंगे, या n1 आई बराबर n2 r, n1 आई बराबर n2 r। इसको हम समीकरण नंबर 6 लगा देंगे। अब समीकरण 6 में आई और आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर, आई और आर के मान हमने समीकरण 4 और 5 में प्राप्त कर रखे हैं, वो हम समीकरण 6 में रख देते हैं। तो यहाँ से या n1 आई की जगह आई का मान बीपी बटे में ओपी, बीपी बटे में ओपी प्लस बीपी बटा पीसी, बीपी बटा पीसी। ठीक है, आई का मान लिख दिया बीपी बटा ओपी प्लस बीपी बटा पीसी। तो ये आई का मान आ गया, n1 ऐसा कैसा लिख देंगे बराबर n2 ऐसा कैसा लिख देंगे, और r का मान समीकरण 5 से बीपी बटा पीसी, बीपी बटा पीसी और माइनस बीपी बटा पी आई, बीपी बटा पी आई। ठीक है, ये मान अपन रख देंगे। अब यहाँ से बीपी कॉमन आ जाएगा, तो n1 इधर भी बीपी कॉमन आ जाएगा, उधर भी बीपी कॉमन आ जाएगा, तो बीपी कैंसिल हो जाएगा, या n1 बटे में इधर n1 इंटू लिख देंगे 1 बटा ओपी प्लस 1 बटा पीसी। ठीक है, और बराबर इधर n2 बीपी कॉमन आ ही जाएगा, तो 1 बटा पीसी माइनस 1 बटा पी आई। यहां ध्यान दें, बीपी इधर कॉमन आ गया, इधर कॉमन आ गया, बीपी से बीपी कैंसिल, तो इसको अपन हटा लेंगे। अब n1 को अंदर गुणा कर दो, n2 को भी अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है,
या अब इससे आगे अपन इधर कर रहे हैं, या N1 बटे में OP प्लस N1 बटे में PC बराबर N2 को अंदर गुणा कर देंगे, N2 बटा PC, N2 बटा PC और आगे N2 को माइनस 1 बटा PI से कर देंगे तो माइनस N2 बटा PI, N2 बटा PI। ठीक है, अब ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अपन PC के जो पद है, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, PC के पदों को दाईं साइड में और बाकी पदों को बाईं साइड में लेते हैं। तो या N1 बटे में OP ये ऐसा कैसा लिख देंगे और N2 बटा PI को बाईं ओर लेके आ जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस N2 बटा PI बराबर N2 बटा PC और N1 बटा PC को दाईं साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस N1 बटा PC। ठीक है, अब उसके बाद में अपने को एक लाइन अपन और बढ़ा देते हैं, N1 बटे में OP प्लस N2 बटे में PI बराबर इधर PC एलसीएम ले लें तो N2 माइनस N1 बटे में PC, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है जो हमने पहले पढ़ी थी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो देखो OP क्या है, OP है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं और सारी की सारी दूरियां चिन्ह परिपाटी में ध्रुव से मापी जाती हैं। अब चूंकि गोलीय उत्तल पृष्ठ ही तो है तो इसलिए बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे OP की जगह अपन माइनस U लिखेंगे। PC अब गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसलिए बिंब की गोलीय उत्तल पृष्ठ है और इसमें PC वक्रता त्रिज्या है जो कि ध्रुव के दाईं ओर आ रही है, आपतित किरण की दिशा में आ रही है, तो PC धनात्मक लेंगे। इसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी PIV भी हम धनात्मक लेंगे क्योंकि ये भी ध्रुव के दाईं ओर है। बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, दाईं ओर की धनात्मक लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर बिंब की दूरी OP बराबर माइनस U, वक्रता त्रिज्या PC ये दाईं ओर है, धनात्मक है, तो PC की जगह कैपिटल R रखेंगे और तीसरा मान बच गया अपने पास में PI का। तो प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर, अब ये दूरी भी दाईं ओर है, इसको भी अपन धनात्मक लेंगे तो PI बराबर V रख देंगे। ठीक है, अब हम आगे प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या ये मान उपरोक्त समीकरण में रख देंगे। उपरोक्त समीकरण हमारे पास में ये है 7 नंबर। ठीक है, इस समीकरण में ये मान रखेंगे तो समीकरण 7 में मान रखने पर, समीकरण 7 में मान रखने पर
समीकरण 7 में मान रखने पर N1 बटा OP, N1 बटे में OP, OP की जगह माइनस U लिखेंगे तो माइनस यहाँ लगा देंगे और U, ठीक है। फिर प्लस प्लस N2 बटे में PI, PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, जो हमें यहाँ धनात्मक लेनी है, PI की जगह V रख देंगे, ठीक है, बराबर N2 माइनस N1 ऐसा कैसा लिख देंगे, N2 माइनस N1 ऐसा कैसा लिख दिया, बटे में PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जो भी धनात्मक है इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। इस प्रकार से हमें सूत्र प्राप्त हुआ माइनस N1 बटा U प्लस N2 बटा V बराबर N2 माइनस N1 बटा R। इसे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। यह गोलीय पृष्ठ के लिए, यह गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। अब हम इस सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इनमें नंबर 1, यहां हमने देखा कि प्रकाश की किरण N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। यदि हमें N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन करवाना हो तो हम अपवर्तन के सूत्र को कैसे लिखेंगे। तब हम इसी सूत्र में N1 और N2 के स्थान परिवर्तित कर देंगे। तो यदि अपवर्तन N2 अपवर्तनांक, यदि अपवर्तन N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है तो अपवर्तन का सूत्र होगा, यहाँ N1 की जगह N2 लिख देंगे, यानी माइनस ऐसा कैसा N2 बटे में U, ठीक है, प्लस N2 की जगह रख देंगे N2 की जगह N1 बटे में V ऐसा कैसा ही लिखेंगे, और बराबर आगे N2 की जगह N1 रख दिया, माइनस N1 की जगह N2 रख दिया और बटे में R, ठीक है। तो यदि अपवर्तन N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में हो तो अपवर्तन का सूत्र ये लिखना है, और यदि N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन हो रहा हो तो अपवर्तन का सूत्र ये लिखना है, ठीक है। अब यदि हम पहला जो माध्यम है विरल माध्यम ले रखा है, विरल माध्यम यदि हम वायु मान लें और संघन माध्यम कांच मान लें और कांच का अपवर्तनांक N मान लें तो क्या होगा। देखो, यदि विरल माध्यम वायु एवं संघन माध्यम कांच हो तो N1 यहाँ विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिया गया है, इसमें
तो N1 की जगह अपन वायु का अपवर्तनांक 1 ले सकते हैं, और N2 यहाँ पे N2 किसका है, इसमें ध्यान देना, संघन माध्यम का अपवर्तनांक है। इस सूत्र में मूल सूत्र यही है, और इस सूत्र में N2 संघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यदि विरल माध्यम वायु एवं संघन माध्यम कांच हो तो वायु की जगह अपन 1 रख सकते हैं, और संघन माध्यम कांच की जगह N2 की जगह फिर N ही लिख दें, N2 की जगह N लिख दें, जहां N क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक। और ये मान, अब ये मान इस समीकरण में नहीं रखने हैं, इसमें रखने हैं। तो ये मान इस समीकरण में रखने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, माइनस अपवर्तन का सूत्र ये होगा, अपवर्तन का सूत्र माइनस ऐसा कैसा, N1 की जगह 1 लिख दें, 1/u प्लस N2 की जगह केवल N ही रख दें, N/v बराबर N2 की जगह N रख देंगे, N माइनस N1 की जगह 1 रखना ही है, बटे में R। तो यदि जिस माध्यम में बिंब रखा है वो वायु है और गोलीय उत्तल पृष्ठ कांच से बना हुआ है, तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तब अपवर्तन का सूत्र अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, -1/u प्लस N/v बराबर N माइनस 1/r। यहाँ N संघन माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। संघन माध्यम अगर जल है तो जल का हो जाएगा, कांच है तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये अपवर्तन के सूत्र व्युत्पन्न किए हैं। इन सूत्रों से अपन कोई भी न्यूमेरिकल हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी का हमने सूत्र में बनाते समय उपयोग किया है, इसलिए न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हल करते समय भी हमें दोबारा से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। उत्तल पृष्ठ के लिए R धनात्मक होता है, जबकि अवतल पृष्ठ होता तो उसके लिए R वक्रता त्रिज्या जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ही हमें क्वेश्चनों को हल करना है, इस बात का आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, और नोटबुक में जो भी आप घर पे इसको लिख लिख के याद करेंगे। धन्यवाद।